हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियोस में जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि जो डीएनए है वो ऐसे जेनेटिक मटेरियल है और किस तरीके की थ्योरीज के बेसिस पे और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये प्रूव कर दिया गया था कि डीएनए जो है वही एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो आज हम जो है डिस्कस करेंगे आरएनए वर्ड और रेप्लिकेशन ये प्रोसेस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। From foregoing discussion, an immediate question become evident, which is the first genetic material। देखिए, ये पता लगाया गया था डीएनए तो जो मेन है जेनेटिक मटेरियल है जो कि एक प्रोजनी से दूसरी प्रोजनी में ट्रांसफ़र होता है, बट समटाइम्स कुछ में देखा गया है कि जो आरएनए है वो भी एज अ जेनेटिक मटेरियल जो है वो वर्क करता है। ठीक है, तो it shall be discussed in detail in the chapter on the chemical evolution, but briefly we shall highlight some of the facts and points. RNA was the first genetic material। जो RNA था वो जो है first genetic material है। There is now enough evidence to suggest that essential life process such as metabolism, translation, splicing, etc. evolved around RNA। देखिए, कुछ एविडेंस ऐसे मिले थे जिससे ये पता चलता है कि जो लाइफ प्रोसेस जो एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस हो गई, स्प्लाइसिंग यानी कि एक टेक्निक होती है जिसमें जो है जो बेस पेयर्स होते हैं वो ऐड होते हैं और रिमूव होते हैं, उसको स्प्लाइसिंग कहते हैं। ये सब जो है आरएनए के ही इर्द-गिर्द होती है, या इन जिन सारी टेक्निक्स में आरएनए का इन्वॉल्वमेंट होता है। आरएनए यूज्ड टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज द कैटलिस्ट। There are some important biochemical reaction in living or system that are catalyzed by the RNA catalyst and not by the protein enzymes। तो ये देखा गया है कि जो आरएनए है वो एक जेनेटिक मटेरियल तो है ही, साथ ही साथ ये एज ए कैटलिस्ट भी वर्क करता है। बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन में देखा गया है कि आरएनए जो है कैटलिस्ट एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है, जबकि प्रोटीन के कोई एंजाइम्स नहीं है। प्रोटीन के एंजाइम जैसे प्रोटीएजेस हो गए, इस तरीके के एंजाइम्स प्रोटीन्स के होते हैं, बट आरएनए बीइंग अ कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव, एनहांस एंड अनस्टेबल। तो आरएनए जो है एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है और साथ ही इसका मतलब है जब वो कैटलिस्ट है तो वो रिएक्टिव है और वो इस अनस्टेबल है। ठीक, अनस्टेबल मतलब स्थिर नहीं है। कैटलिस्ट जो होता है वो हमेशा रिएक्शन के रेट्स को एक्टिवेट करता है या डीएक्टिवेट करता है, यानी कि हमेशा रिएक्टिव रहता है। तो आरएनए इज ऑलवेज बी एक्टिव एंड हेंस इट इज अनस्टेबल। ठीक, बैठता नहीं है एक जगह। देयरफॉर डीएनए हैव इवोल्व्ड फ्रॉम आरएनए विथ केमिकल मॉडिफिकेशंस दैट मेक इट मोर स्टेबल। जबकि जो डीएनए है वो आरएनए से ही बना हुआ है, उसमें कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस के बाद में, और वो आरएनए की कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है। डीएनए बीइंग डबल स्टैंडर्ड एंड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फर्दर रेजिस्ट चेंजेस बाय रिवॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ रिपेयर। डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड होता है, ये आपने पढ़ा था 3'2'5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स की बैकबोन होती है उसकी, और उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होता है। जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स कैसे होता है, एक मेन स्टैंड होता है और मेन स्टैंड के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट स्टैंड बनता है। तो इसी की वजह से डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसका। ठीक है, उसी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की वजह से डीएनए जो है किसी भी तरीके के चेंजेस को बर्दाश्त नहीं करता है, तो इसीलिए वो स्टेबल होता है। ठीक, नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज नेक्स्ट टॉपिक इज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब ही क्या है, अपने रेप्लिका फॉर्म करना, यानी अपनी कार्बन कॉपी फॉर्म करना। ठीक है, तो डीएनए किस तरीके से रेप्लिकेशन में डीएनए जो होता है उसकी रेप्लिकेशन बताई गई है कि डीएनए का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। ठीक, तो लेट्स सी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो जस्ट लिसन टू इट वेरी केयरफुली। फाइन। While proposing the double helical structure for DNA, Watson and Crick has immediately proposed a scheme for the replication of DNA। सबसे पहली बात है, जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है ये या रेप्लिकेशन ये प्रोसेस है किसने दी है, वॉटसन एंड क्रिक ने दी हुई है।
ठीक. It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material. उन्होंने एक कोट जनरेट किया था जो कि ये कह रहा था कि जो स्पेसिफिक पेयरिंग होती है इमीडिएटली अपनी जैसे सेम जेनेटिक मटेरियल की, वो उससे हम जो है उस स्पेसिफिक पेयरिंग से हम जो है भाग नहीं सकते हैं. वी कैन नॉट एस्केप्ड. ठीक. द स्कीम सजेस्टेड दैट द टू स्ट्रैंड वुड सेपरेट एंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड. उनके अकॉर्डिंग जो स्कीम थी उसके अकॉर्डिंग जो दो स्ट्रैंड होते हैं वो आपस में अलग होते हैं और अलग होने के बाद में अपना अपना जो न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं वो बना लेते हैं. देखिए जैसे ये दो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो अलग अलग हुआ, अलग होने के बाद में फिर से ये अपना एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना रहा है. ठीक. दिस इज कॉल्ड एज सेमी कन्वर्टिव. अब ये मैं आपको बताऊंगी कि सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है. द स्कीम सजेस्टेड दैट द टू स्ट्रैंड वुड सेपरेट एंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड. After the completion of the replication, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand, and this scheme was termed as a semi-conservative DNA replication. देखिए जो DNA है, DNA खुला, DNA खुलने के बाद जो उसके दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं वो अलग हुए. अलग होने के बाद में उन लोगों ने अपने अपने जो है फिर से एक अपना अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड अलग से बना लिया. ठीक. इसको क्या कहते हैं? कॉपिंग मैकेनिज्म. अपने अकॉर्डिंग जो है डीएनए ने अपने टेम्पलेट्स तैयार कर लिए, न्यू टेम्पलेट्स तैयार के लिए. जब न्यू टेम्पलेट्स वो तैयार करता है तो यानी कि डीएनए का आपको बताया कि उसमें डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं. तो उसमें जो दो स्ट्रैंड होता है तो एक तो पेरेंट का स्ट्रैंड हो गया और एक जो न्यू स्ट्रैंड फॉर्म किया डीएनए ने एक वो स्ट्रैंड हो गया. तो इसी वजह से जो डीएनए है उसको सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं क्योंकि उसमें आधी कॉपी जो होती है, सेमी मतलब होता है हाफ, जो हाफ कॉपी होती है डीएनए की वो पेरेंट एज ए पेरेंट फॉर्म में रहती है और साथ में एक न्यू डॉटर स्ट्रैंड जो है वो फॉर्म हो जाता है जो कि अपने पेरेंट के कॉम्प्लीमेंट्री होता है. ठीक. द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ. अब इस चीज़ का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कैसे है, कैसे ये सिद्ध हुआ कि ये जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर है उसका, तो देखते हैं. इट इज़ नाउ प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेट्स सेमी conservatively. It was shown first in the E. coli and subsequently in higher organisms such as plants and human cells. Matthew Mencil and Franklin Stahl performed the following experiments in 1958. What they did? They grew E. coli in a medium containing NH4Cl. NH4Cl is ammonium chloride. ठीक. N is the heavy isotope of nitrogen as the only nitrogen source for many generation. इन्होंने क्या किया, मैथ्यू और मेल्सन ने इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को एमोनियम क्लोराइड के मीडियम में ग्रो कराया. अब उस एमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन था वो एक आइसोटोप, उन्होंने उस नाइट्रोजन के एक आइसोटोप को लिया, आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन दे हैव टेकन. ये एक ऐसा नाइट्रोजन था जो कि जनरेशन टू जनरेशन जो है वो मिल सकता था, सोर्स था. द रिजल्ट वॉज दैट 16N was incorporated into newly synthesized DNA. उन्होंने देखा कि जो नाइट्रोजन था वो जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए था उनमें ये प्रेजेंट था, उनमें ये इनकॉर्पोरेटेड था. एज वेल एज अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स. दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन अ सीजियम क्लोराइड. इस डीएनए मॉलिक्यूल को हम ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकते थे नॉर्मल डीएनए से by the process of centrifugation in a cesium chloride. Density gradient. That nitrogen is not a radioactive isotope and it can be separated from the 14N only
बी सेट ऑन द डेंसिटीज़। जो डीएनए का जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन कराया तो उसमें जो सीजियम क्लोराइड के प्रेजेंस में तो जो डीएनए मॉलिक्यूल था उसको ईजिली जो है हमने पता लगा लिया कि ये जो है हैवी डीएनए मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि बेसिस और जो सेंट्रीफ्यूगेशन की जो टेक्निक होती है उसमें डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो होते हैं, जो फ्लूइड्स होते हैं वो सेपरेट होते जाते हैं। ठीक है, तो जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप था वो जो है 15N से 14N में डिफरेंट डेंसिटीज़ पे सेपरेट हो गया। देन दे ट्रांसफर्ड द सेल इनटू द मीडियम विद नॉर्मल NH4Cl and took samples at various definite time interval as the cells multiplied and extracted the DNA that remained as the double-stranded helix. The various samples were separated independently on a CSCl gradient to measure the densities of the DNA. फिर उन्होंने क्या किया, ये जो उन्होंने ये जो सेल्स थे उनको जो है ट्रांसफ़र कर लिया मीडियम में, जो कि नॉर्मल एमोनियम क्लोराइड था, रेडियो एक्टिव वाला नहीं था। और उसके जो है सैम्पल्स जो है डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे लेते गए जब सेल्स मल्टीप्लाइड हो जाते थे, और उन सेल्स को में से वो डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लेते थे जिनमें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर उन्होंने दिखता था। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने वेरियस जो सैम्पल्स थे वो उनको कलेक्ट किया CSCl की ग्रेडियंट्स के अकॉर्डिंग, डिफरेंट डेंसिटीज़ के अकॉर्डिंग। देखिए इन्होंने क्या किया, NDNA है, NDNA को इन्होंने जो है सेपरेट करा के इसका रेप्लिकेशन देखा। अब जब ये 4 NDNA जो फॉर्म हुए और 14 NDNA फॉर्म हुए, तो इनमें जो है एक में लाइट बैंड, एक में डार्क, एक हैवी था, एक ये हाइब्रिड वाला था, और एक में लाइट और एक हाफ। इस तरीके से डीएनए जो है प्राप्त हुए। Thus the DNA that was extracted from the culture one generation after the transfer from 16N to 14N medium, that is after 20 minutes, E. coli divides in 20 minutes, had a hybrid or a immediate intermediate density. इसके बाद जो उन्होंने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया कल्चर से 1 जनरेशन के बाद में, तो उन्होंने देखा कि जब 16N से 14N के मीडियम पे उन्होंने ट्रांसफ़र किया था तो उनको जो डीएनए मिला था इमीडिएट डेंसिटी पे वो क्या था, हाइब्रिड डीएनए था। डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर अनदर जनरेशन, दैट इज़ आफ्टर 40 मिनट्स, सेकेंड जनरेशन वॉज composed of equal amount of the hybrid DNA and of light DNA. उसके बाद जब उन्होंने अगेन 20 मिनट्स के बाद उसको नेक्स्ट जनरेशन में देखा तो उन्होंने देखा कि जो हाइब्रिड डीएनए था उसमें जो है लाइट बैंड्स भी आए थे। इफ़ E. coli was allowed to grow for 80 minutes, then what would be the proportion of light and hybrid densities of DNA molecule? Various similar experiments involve use of radioactive thymidine to detect the distribution of newly synthesized DNA in the chromosome was preferred to via Faber by Taylor and colleagues in 1958. This experiment proved that DNA in chromosomes also replicate semi-conservatively. मतलब इन एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये देखा कि जब भी जो न्यू डॉटर सेल्स जो फॉर्म हो रहे थे तो उनमें न्यू डॉटर सेल्स में जो डीएनए था वो पेरेंट डीएनए था। एक डीएनए का मतलब उनको हमेशा जो है रेडियो एक्टिव डीएनए जो है वो अपना दिखा। एक जनरेशन के बाद या 2 जनरेशन के बाद जब उन्होंने जब उसको दोबारा ग्रो कराया तो उन्होंने हमेशा देखा कि जो प्रीवियस एक टेम्पलेट जो है प्रीवियस वाला रहता था और एक जो है न्यू स्ट्रैंड का डीएनए रहता था। जिससे ये पता चला कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है, यानी कि जो डबल स्टैंडर्ड में से एक जो स्ट्रैंड होता है वो पेरेंट का होता है और एक जो होता है वो न्यू डॉटर का होता है। दिस इज़ द होल एक्सपेरिमेंट। नाउ द मशीनरी एंड द एंजाइम्स, किस तरीके से डीएनए के फॉर्मेशन में कौन कौन सी मशीनरी है, कौन कौन सी टेक्निक लगती है, कौन कौन सी एंजाइम्स की वजह से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, इस टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले हैं। In living cells such as E. coli, the process of replication requires a set of catalysts.
जो लिविंग सेल्स हैं, अगर ई कोलाई को एग्जांपल ले लीजिए, तो जो उनमें जो रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है इसको कैरी आउट करने के लिए कैटलिस्ट यानी कि एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। द मेन एंजाइम इज़ रेफर टू डीएनए डिपेंडेंट इज़ डीएनए पॉलीमरेज। जो मेन एंजाइम जो है, जो डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम जो इसमें दिखा गया है वो कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज। ठीक, सिंस इट इज़ uses a DNA template to catalyze the polymerization of deoxynucleotides। इसका क्या काम है? ये जो DNA template को लेता है और DNA template को लेने के बाद उसमें एज ए कैटलिस्ट वो जो है पॉलीमराइजेशन की रिएक्शंस कराता है न्यूक्लियोटाइड्स की, डिऑक्सी के बीच में। These enzymes are highly efficient enzyme as they have to catalyze the polymerization of a large number of nucleotide in a very short time। ये एक बहुत ही हाईली एफिशिएंट एंजाइम है क्योंकि ये जो है पॉलीमराइजेशन की जो रिएक्शन होती है, पॉलीमराइजेशन यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने की जो रिएक्शन होती है उनको जो है वो एक बहुत ही कम समय में पूरा कर लेता है। E. coli has only 4.6 into 10 to the power 9 base pair. Compare it with human whose diploid content is 6.6 into 10 to the power 9 base pair. तो E. coli है उसमें 4.6 into 10 to the power 9 base pairs present होते हैं। तो to complete the process of replication within 38 minutes, that means the average rate of polymerization has to be approximately 2000 base pair per second। ये जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है ई कोलाई में, ये 38 मिनट्स में कंप्लीट करता है। तो अगर उसका एवरेज लगा के देखा जाए तो जो डीएनए पॉलीमराइजेशन की जो रिएक्शन है वो अप्रॉक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकेंड के हिसाब से ये तेज़ी से काम करता है। नॉट ओनली टू दीज पॉलीमरेज हैव टू बी फास्ट बट दे ऑल्सो हैव टू कैटलाइज द रिएक्शन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ये केवल जो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का ही काम नहीं करता है, साथ ही साथ में ये रिएक्शन जो है, जो भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है वो हाई एक्यूरेसी से हो, इस पे भी ये काम करता है। एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इनटू म्यूटेशन। अगर किसी तरीके की रेप्लिकेशन की प्रोसेस में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उससे क्या होता है? म्यूटेशन की प्रोसेस हो जाती है, म्यूटेशन हो जाता है यानी चेंजेस हो जाते हैं। म्यूटेशन हमने पढ़ा था ना, सडन चेंजेस इज कॉल्ड द म्यूटेशन। फर्दरमोर एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है बहुत ही एनर्जेटिक प्रोसेस है और साथ ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। Deoxyribonucleoside triphosphates serve dual purpose. In addition to acting as substrate, they provide energy for polymerization. जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेटेज ये दूसरा एंजाइम है, ये जो है इसके दो काम हैं। पहला काम है कि ये एज ए सबस्ट्रेट काम करता है और दूसरा ये जो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक, in addition to DNA dependent DNA polymerases, many additional enzymes are required to complete the process of replication। जो DNA डिपेंडेंट DNA polymerases हैं, ये कुछ एडिशनल एंजाइम्स हैं जो कि रेप्लिकेशन की प्रोसेस के लिए ज़रूरी होती हैं और इनमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी भी होती है। फॉर लॉन्ग DNA molecules, since the two strands of DNA cannot be separated in its entire length due to very high energy requirement, then the replication occurs within a small opening of the DNA helix referred to as the replication fork। अब चूँकि ये जो DNA जो रिएक्शंस हैं, जो लॉन्ग DNA मॉलिक्यूल इतना लंबा है, उसकी जो स्ट्रैंड्स बनाने में टाइम लगता है, तो ये इंटायर लेंथ उसकी एक साथ नहीं खुलती है, ये पैच वर्क में खुलती है, यानी थोड़ी थोड़ी दूर पे काम इस तरीके से खुलती है और उसमें नए स्ट्रैंड बनते जाते हैं। क्योंकि ये इधर से खुलती जा रही है और उधर से जैसे जिप नहीं खुलती है, आप जिप लगा दे फिर जिप को आप खोलें, तो इसी तरीके से स्ट्रैंड्स अलग होते रहते हैं और एक रेप्लिकेशन फॉर्क टाइप के बना लेते हैं। द DNA डिपेंडेंट DNA polymerase catalyze the polymerization only in one direction।
जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइजेशन कैटेलिस्ट होता है, वो पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन को सिर्फ एक डायरेक्शन में ही, पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन को एक डायरेक्शन से ही शुरुआत करता है, दैट इज़ 5' to 3', 5' to 3' में ये स्टार्ट करता है. This creates some additional complications at the replication forks. Consequently, on one strand, the template with the polarity 3' to 5', the replication is continuous, while on the other hand, the template with polarity 5' to 3', it is discontinuous. जो दो स्ट्रैंड होते हैं उनमें से एक तरफ से बनना स्टार्ट होता है तो वो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस. और जबकि दूसरा टेम्पलेट होता है वो क्या होता है, जो 5' to 3' डायरेक्शन में होता है, वो डिसकॉन्टिन्यूस होता है, क्योंकि उसमें एक में तो पूरी तरीके से एक साथ बन रहा होता है, एक में पैचेस वर्क में बन रहा होता है, इसलिए उसको डिसकॉन्टिन्यूस कहते हैं. द डिसकॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज फ्रेगमेंट्स आर लेटर जॉइन बाय द एंजाइम डीएनए लाइगेज. तो वो क्योंकि थोड़े थोड़े पैच वर्क में बन रहे होते हैं, तो बाद में एक एंजाइम डीएनए लाइगेज आता है जो कि उन पैच वर्क को आपस में सारे को जोड़ देता है. The DNA polymerases on their own cannot initiate the process of replication. जो DNA polymerase है वो polymerization की process को अपने आप start नहीं कर सकता है. Also, the replication does not initiate randomly at any place in DNA. There is a definite reason in E. coli DNA where the replication originates, and such regions are termed as the origin of replication. तो ये जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो जो रैंडमली जो है किसी भी एक प्लेस पे जो है एक कट लगा देता है, जो डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है, और वो जो ओरिजिन होता है वहीं से रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो होती है वो ओरिजिनेट होती है, और उसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट of the origin of the replication that a piece of DNA, if needed to be propagated during recombinant DNA process, requires a vector. The vector provides the origin of the replication. इसी origin of replication की वजह से जब हमें आपने recombinant DNA processes के बारे में नहीं पढ़ा होगा, recombinant DNA process में क्या होता है कि हम जो है दो DNAs को जो है आपस में कट करा के उनको recombinant बनाते हैं, जोड़ देते हैं. तो उसमें जो है ओरिजिन ऑफ डीएनए की ज़रूरत होती है, तो हम ऐसे वेक्टर्स लेते हैं जहाँ पे ओरिजिन प्रेजेंट हो उन वेक्टर्स में, ताकि हम वहाँ पे कट लगा के वहाँ पे दूसरे डीएनए को इनकॉर्पोरेट कर सकें. फर्दर, नॉट every detail of replication is understood well. In eukaryotes, the replication of DNA takes place at S phase of the cell cycle. जो यूकैरियोट्स में जो डीएनए की जो प्रोसेस होती है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस, वो एस फेज़ में होती है, सेल साइकिल के जो एस फेज़ होता है उसमें होती है. द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीज़न साइकिल शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड. जो रेप्लिकेशन है डीएनए का और जो सेल डिवीज़न की जो साइकिल होती है वो बहुत ही ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड वे में होती है. अ फेलियर इन सेल डिवीज़न आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट इनटू द polyploidy, that is the chromosomal anomaly. You will learn the detailed nature of the origin of the process of occurring at this state in higher classes. तो अगर इस तरीके की प्रोसेस में किसी तरीके का कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है तो पॉलीप्लोइडिया टाइप की एक डिजीज़ होती है, वो हो जाती है, और जिसका मतलब होता है कि इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स जो होते हैं या एक्स्ट्रा डीएनए वो बन जाता है, एक तरीके की क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है ये. तो दिस इज़ ऑल कॉल्ड द रेप्लिकेशन. देख सकते हो आप इसमें ये डीएनए का स्ट्रैंड है 5' to 3', इधर 3' to 5', ये खुलता है टेम्पलेट डीएनए. एक तरफ का स्ट्रैंड तो जो है उसमें कंटिन्यूस सिंथेसिस हो रही है, और दूसरी तरफ के स्ट्रैंड में जो है पैच वर्क में सिंथेसिस हो रही है, इसलिए उसको एक को कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस कहा गया है, दूसरे को डिसकॉन्टिन्यूस सिंथेसिस किया गया है. ये फिर जो पैच वर्क में जो इधर वाला जो हो रहा है ये जो है लेटर ऑन जो है डीएनए लाइगेज के द्वारा जोड़ दिया जाता है. ठीक, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है.
इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो भी शेयर करूँगी, उसमें आप देख लीजिएगा उस वीडियो को। एक्स्ट्रा वीडियो होगा वो, उसमें आपको थोड़ा सा समझने में और हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ में try to make the notes of this topic. What is replication, how this process takes place, what is the role, what are the enzymes, what are the role of enzymes are present in the process of the DNA replication, like what is the function of DNA polymerase, what is the function of DNA ligase, what is the function of DNA deoxyribonuclease, इन सब के फंक्शंस क्या हैं डीएनए की रेप्लिकेशन में। अगर आपको इतना सब कुछ आ गया तो यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द होल प्रोसेस। ठीक है, तो आई होप कि आज आपको समझ में आया होगा। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द ट्रांसक्रिप्शन। थैंक यू।